हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। तो जैसा कि जो लास्ट वीडियो मैंने कराया था घटना चक्र का, उसमें बताया था कि जो घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे जो कि किस पब्लिकेशन का है, किरण पब्लिकेशन का। तो इसका सेट नंबर 1 आप सभी के सामने है, तो इसे शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले क्या है, भारतीय इतिहास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। ऑप्शंस क्या है, भीमबेटका, एलोरा, अजंता या चित्तन वासल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सबसे पुरानी गुफाएं हैं वो हैं भीमबेटका की गुफाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला। कोठार किसे कहते हैं, अनाज संग्रह करने का स्थान। तो इसके ऑप्शंस क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। यानी कि जो अनाज संग्रह का स्थान विशाल कोठार मिला है वो कहाँ पे मिला था, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था। तो ऑप्शंस क्या है, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शंस क्या है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ठाणे, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से नागपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई से ठाणे। और ये कब ये चलाई गई थी, 1853 में, 1853 में। ठीक है। और शासनकाल किसका था उस समय, वायसराय कौन था अपने यहाँ का, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ऑप्शंस क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस कैरन या फ्रांसिस मार्टिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, ये थी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता था, इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब महासागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए। मतलब जो हिंद महासागर पड़ता था उस पर केवल किसका अधिकार रहेगा, पुर्तगालियों का, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मोडा कौन था, पुर्तगाली था। तो हिंद महासागर पर इसने क्या बनाया था, कानून बनाया था कि हिंद महासागर पर केवल किसका अधिकार रहेगा, पुर्तगालियों का अधिकार रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें जैसा पेट का पैटर्न है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शंस क्या है, 1900, 1890, 1905, 1911। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, वो था करजन, करजन। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था ये किसकी, जो इसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था, ये पिछले सेट में क्वेश्चन हो चुका है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन क्या है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली या मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नर्म दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने, यानी इन दोनों का विलय कब हुआ। ऑप्शंस क्या है, गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, कराची समझौता या लाहौर घोषणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ समझौता। और ये हुआ कब था, ये हुआ था 1916 में, 1916 में। इसमें जो क्या हुआ था, विलय हो गया था दोनों का। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है। ऑप्शंस क्या है, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था किस आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कब हुआ था 1930। दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल से ही क्या स्टार्ट हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। ऑप्शंस क्या हैं, राजा जी, गांधी जी, नेहरू या एम.ए. जिन्ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गांधी जी। एक्चुअली हुआ क्या था, 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसमें अहम भूमिका किसने निभाई थी, वल्लभ भाई पटेल ने। तो वहाँ की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने ये उपाधि दी थी इनको सरदार की। अगला क्वेश्चन क्या है, अब कौन सब्जेक्ट है, भूगोल। पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरियाना गर्त किसमें स्थित है, प्रशांत महासागर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है। ऑप्शंस क्या है, खजूर, खट्टे फल, अनाज या गन्ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खट्टे फल। शीतोष्ण घास के मैदान जो है ये किस गोलार्ध में पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में कौन से होते हैं, खट्टे फल ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। ऑप्शंस क्या है, कागज और लोहे, कपास और चीनी, जूट और कपास, इंजीनियरिंग और सीमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विभाजन के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है, जूट और कपास का होता है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विश्व में जूट और कपास उत्पादन करने वाले देशों में अविभाजित भारत का स्थान सबसे आगे था, किंतु विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ था, जो पाकिस्तान अलग हो गया तो जो जूट और कपास उत्पादन करने वाले हिस्से थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूट और कपास। अगला क्वेश्चन क्या है, एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शंस क्या है, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। हमें ये बताना है कि जो अपने यहाँ जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें से ये नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले गुजरात जाती है, फिर राजस्थान के बाद कहाँ जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाएगी, छत्तीसगढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर कहाँ जाएगी, बिहार जाएगी, सॉरी बिहार नहीं जाएगी, झारखंड के बाद जाएगी पश्चिम बंगाल, यानी कि एक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद कहाँ जाएगी, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा, क्योंकि बिहार ऊपर पड़ जाएगा, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर कौन कौन से हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर किससे भेद नहीं होगा, उड़ीसा से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र, कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो कोयला क्षेत्र है कहाँ मिलता है, कावेरी घाटी, कृष्णा घाटी, गंगा घाटी या दामोदर घाटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दामोदर घाटी। सबसे ज़्यादा जो कोयला क्षेत्र है कहाँ मिलता है, दामोदर घाटी। और इसी को क्या बोला जाता है, रूर प्रदेश ऑफ इंडिया, भारत का रूर क्षेत्र किसे बोला जाता है, दामोदर घाटी जो है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, कृषि विकास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। कब से कब तक थी, 1951 से 56, 51 से 56। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सारकों के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। मतलब इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसने सभी विकासात्मक प्रयासों को एक साथ लेकर चला और मानव विकास को मान्यता दी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन देख लेते हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और ये कब से कब तक थी, 1992 से 97,
92 से 97, क्योंकि इसमें रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सबको ध्यान दिया गया था। क्योंकि हुआ क्या था, 1991 में आर्थिक मंदी आने वाली थी, तो अपने यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आया था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ठीक है, उसी के बाद जो अगली पंचवर्षीय योजनाएं आई थी तो उसमें सभी चीज़ों को ध्यान दिया गया था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मानव विकास को मान्यता दी गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। तो इसमें यह है कि इस योजना का उद्देश्य है जो खनन वाले क्षेत्र हैं उससे जो जहाँ पर खनन होगा तो वहाँ पर जो आसपास जिले होंगे वो प्रभावित रहेंगे, उनको क्या है, जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल व्यापार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चेलैया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई थी। ऑप्शंस क्या है, केंद्र राज्य संबंध, औद्योगिक रुग्णता, कर या बीमा। तो ये किससे संबंधित थी, चेलैया समिति, ये कर से संबंधित थी। ठीक है, और चेलैया को भारत में क्या कहा जाता है, कर सुधारों का पिता। ये पूछ लिया जाए, कर सुधारों का पिता किस समिति को कहा जाता है, तो चेलैया समिति। फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स, और ये कब बनाई गई थी, 1991। 1991 समितियाँ इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स में, पूछी जा सकती हैं। तो चेलैया समिति किससे हो गई, कर से संबंधित थी, 1991 में बनाई गई थी, और इसको क्या बोला जाता है, कर सुधारों का पिता, यानी फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शंस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, या रियल टाइम गेन, अच्छा दो ऑप्शन रिपीट हो, रियल टाइम गेन सेटलमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये पहले से थे या इसमें बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल प्रस्तावना के भाग थे, 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष है ये मूल जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं थे। ठीक है, इनको जोड़ा गया था। तो बात आती है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, या फिर अगला ऑप्शन क्या है, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है, हमें बताते हैं कि अपने जो महापुरुष रहे इनका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति जो है इसको सुरक्षित रखना चाहिए, अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक है इनका सम्मान करना चाहिए। तो अगर इनका हम पालन करते हैं तो क्या होगा, जो विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियां हैं ये नियंत्रण में रहेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शंस क्या है, 6 माह, 3 माह, 2 माह या 1 वर्ष। तो ये क्वेश्चन हो चुका है पिछले सेट्स में, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह। ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि कोई ऐसा क्यों ऐसा होता है। और जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं घटना चक्र के तो जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा फायदा प्रैक्टिस सेट का मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। मतलब क्या है, संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य जो होते हैं इनकी अयोग्यता किस आर्टिकल में बताई गई है। 42वां संशोधन अधिनियम, 52वां संशोधन अधिनियम, 62वां संशोधन अधिनियम, या 32वां संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो 52वां संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें इनकी अयोग्यता के बारे में बताया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और ये हुआ कब था, 1985 में, 1985 में। और इसके थ्रू कौन सी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, एक 10वीं अनुसूची, और जिसमें कौन सा कानून डाला गया था, दल बदल कानून। ठीक है,
1985 में 10वीं अनुसूची दल बदल कानून लाया गया था, और कौन सा संशोधन था? या 52वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज की संरचना है, ऑप्शंस क्या है? जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। तो अगर मैं पंचायती राज की संस्था की बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा? अगर मैं ऊपर से बात करूं, डिस्ट्रिक्ट होएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आएगा? ब्लॉक आएगा, ब्लॉक के बाद क्या आएगी? ग्राम पंचायत आएगी, ग्राम पंचायत, और उसके बाद क्या आएगी? ग्राम सभा आएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट के लिए, ब्लॉक के लिए ब्लॉक पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य विज्ञान। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है इसमें? 26 नंबर का, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या 0 कैलोरी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 5 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं कि मधुमेह किस लिए होता है? क्योंकि जिन व्यक्तियों में किसकी कमी हो जाती है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से, ठीक है। तो उस टाइम अगर ये हो जाता है मधुमेह, तो मीठा मना कर दिया जाता है। तो मीठे की जगह पर खाने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्वीटेक्स। तो ये भी पूछा जा सकता है स्वीटेक्स क्या है? तो एक पदार्थ है जो कि मीठा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? नाभिकीय विकिरण का ना, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? आंखें, फेफड़े, त्वचा, अस्थिमज्जा। तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो आंखों पे पड़ेगा, क्योंकि आंखें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं किसी चीज़ के प्रति। देखो अगर सामने कुछ भी आ जाता है तुरंत क्या हो जाती है? आंख बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो नाभिकीय विकिरण तो हमें पता चलेगा नहीं, और आंख है बहुत सेंसिटिव, तो सबसे पहले नुकसान किसे पहुंचाएगी? आंखों को। अगला क्वेश्चन क्या है? असंजित श्लेष्माभ, जिसको क्या बोलते हैं? एडहेरेंट म्यूकाएड, क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? मंड का पाचन होता है, जीवाणुओं का नाश होता है, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, विषाणु संक्रमण पर रोक लगती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। मतलब क्या है यहाँ पर? जो असंजित श्लेष्माभ है, अगर क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक ले तो क्या होगा? इसमें आमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन। तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि कौन सी लेयर आ गई है बीच में? श्लेष्मिका। अगला क्वेश्चन क्या है? दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण या समतल दर्पण। तो जो डॉक्टर जो है दांतों को किस दर्पण से देखता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करेगा? जो छोटी चीज़ है उसको क्या कर देगा? बड़ा दिखाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये गलत हो गया इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन तो परमाणु में पाया नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन से होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी, सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है? विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो ऑप्शंस क्या है? विदुष, विधुर, विदुषी या विद्वान। विद्वान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विधवा के लिए किसका यूज करेंगे? ये होता है विधुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी हमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यह जीवन की त्रासदी है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। यह जीवन की गंभीरता है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। या लास्ट ऑप्शन क्या है? यह जीवन की घोर शत्रुता है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, 4 नंबर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यह जीवन की त्रासदी, त्रासदी जीवन में नहीं आती है। त्रासदी तो जो कोई कैसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसको बोलते हैं कि त्रासदी आ गई। और यह जीवन की गंभीरता है कि व्यक्ति जो चाहता है, गंभीरता किसी चीज़ को गंभीरता से लिया जाता है, ठीक है। जीवन की गंभीरता नहीं कि व्यक्ति जो चाहता है उसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह जीवन की विडंबना है, ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय,
ऑप्शंस क्या है? त्रास, दंड, आतंक या अत्याचार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रास मैंने अभी बताया, प्राकृतिक आपदा। दंड, तो दंड अगर कोई गलत काम करता है तो उसको दिया जाता है किसी अथॉरिटी के द्वारा। अत्याचार, जो व्यक्ति जो है किसी दूसरे पर करता है। लेकिन अगर बलवान व्यक्ति के अन्याय से उत्पन्न भय, जो भय उत्पन्न है, तो उसको क्या बोलते हैं? आतंक बोलते हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो इसका विग्रह क्या होगा प्रत्युपकार का? प्रति प्लस उपकार, उपकार। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, पहले क्या आया है? ई, और ई के बाद क्या आया है? ऊ आया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यड़ संधि। ठीक है। वैसे भी अगर आधा अक्षर आ रहा है या के साथ, तो 90% चांस है कि वो यड़ संधि होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, असह्य स्थिति को भी सह लेना, कठिन काम करना। तो जहर का घूंट पी लेना मतलब कैसी भी स्थिति हो उसको क्या है? निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, असह्य स्थिति को भी सह लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? अब स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? ऑप्शन क्या है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है। ऊंट संरक्षण और विकास नीति, राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास की नीति की घोषणा की है। किस बजट में? 2022-23 के बजट में। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? कनाडा, जापान, चीन और अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग किया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नए संस्करण के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत कौन से स्थान पर रहा है? एक रिपोर्ट आती है नाइट फ्रैंक का द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में। इसमें क्या है? जो अरबपति हैं विश्व के, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत तीसरे नंबर पर है। ठीक है। अब देख लो, भारत में इतना पैसा है कि जो द वेल्थ रिपोर्ट 2022 है उसके अनुसार भारत में अरबपतियों के मामले में भारत किस नंबर पे रहा है? तीसरे नंबर पे। लेकिन अपने यहाँ क्या है? जो पैसे का विभाजन है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिसके पास है उसके पास बहुत है, जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस क्या है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। लगातार दूसरे साल रहा है। और कौन सी रैंकिंग? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ऑप्शन क्या है? 3, 4, 6 या 5। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6। जो अपनी भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान है मिताली राज, ये कितने विश्व कप में भाग ले चुकी हैं? 6। यानी सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शंस कौन से हैं? झारखंड, त्रिपुरा, पंजाब और बिहार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य है, इसलिए यहाँ पर क्या है? महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है? जो मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा था, इसमें जो है सबसे पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या दिल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन क्या है? अब उड़ीसा में अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में 90.5% कवरेज हुआ है। 90.5%, जो कि मैक्सिमम है किसी स्टेट में। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस क्या हैं? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान। तो यहाँ पर नूर किसका उपग्रह है? ये ईरान का है। तो जो नूर 2 का अभी सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सतत विकास सूचकांक बताना है। ऑप्शंस क्या है? 120वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 42वें स्थान पर या 78वें स्थान पर। तो जो सतत विकास
कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट इंडेक्स रहा है, इसमें भारत किस नंबर पे रहा है? 120वें स्थान पर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इंडेक्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एक इंडेक्स जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शंस क्या हैं? संयुक्त अरब अमीरात, जापान, चीन और अमेरिका। जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में किसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो इसने किया है संयुक्त अरब अमीरात को लेटेस्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं FATF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989, 1989, ठीक है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? G7 कंट्रीज। ये भी पूछा जा सकता है किसकी संस्था है? G7 कंट्रीज की है। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य जागरूकता, मतलब इसमें स्टैटिक फैक्ट, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी? ऑप्शंस क्या है? दूसरी, चौथी, पांचवी या छठी। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में हुए थे? दूसरी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी। अब यहाँ पर पूछा ये जाता है भिलाई किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो ये रूस की सहायता से लगाया गया था। दुर्गापुर ये किसकी सहायता से? यूके, यानी इंग्लैंड या ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और जो राउरकेला था ये किसकी सहायता से लगाया गया? जर्मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन या इंग्लैंड, और भिलाई किसकी सहायता से? रूस की सहायता से लगाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शंस क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 75 में। अगला क्वेश्चन क्या है? आमेर का किला किसने बनवाया था? अकबर, राजा मानसिंह, उदय सिंह द्वितीय या महाराणा प्रताप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आमेर का किला जो है ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा मानसिंह ने, यानी करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और ये किला कहाँ स्थित है? तो किले सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। तो आमेर का किला कहाँ होगा? राजस्थान। राजा मानसिंह वहीं के राजा थे। अगला क्वेश्चन क्या है? बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत। और भारत के किस हिस्से में? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है। ऑप्शन क्या है? CFL लैंप, ऑटोमोबाइल बैटरी, बहुलक या डीजल इंजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीजल इंजन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीजल इंजन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूजल प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि कब हुआ था? 1997 में। ये 1997 में इसको स्वीकार किया गया था। और अगर लागू पूछा जाए, लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 2005 में, ठीक है। और ये स्वीकार कहाँ गया था? जापान के क्योटो शहर में, ठीक है। जापान का क्योटो शहर जो था वहाँ पर इसको, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये किससे संबंधित था? ग्लोबल वार्मिंग को लेकर था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो वह प्रायः होता है बहुत साफ, बहुत प्रदूषित, अत्यधिक उत्पादक या अत्यधिक अनुत्पादक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, अगर कहीं पर BOD बहुत बढ़ जाएगी, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है? बहुत प्रदूषित हो जाता है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मापक है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है उसमें, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि O2 का उपयोग जो उसमें रह रहे हैं जीव जंतु उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है? बहुत प्रदूषित। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चेतन आनंद, विराट कोहली, सानिया मिर्जा। तो चेतन आनंद किससे संबंधित हैं? सबसे पहले विराट कोहली तो पता ही है सबको, क्रिकेट से संबंधित हैं। फिर बात करते हैं चेतन आनंद, ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं टेनिस से। और सानिया मिर्जा बैडमिंटन। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1।
वन, अरे सॉरी, चेतन आनंद बैडमिंटन से संबंधित है, उल्टा हो गया। जो चेतन आनंद हैं ये बैडमिंटन से हैं और सानिया मिर्जा किससे हैं? सानिया मिर्जा हैं टेनिस से। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा बी, सेकंड क्या हो जाएगा सी और थर्ड का क्या हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहिनी अट्टम इनमें से किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का है? केरल का है। शास्त्रीय नृत्य के नाम मैं आपको बता चुका हूँ, सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? कौन सी पुस्तक है? गांधी इन चंपारण। ऑप्शंस क्या हैं? एम वीरप्पा मोइली, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, डॉक्टर अश्विनी कुमार या MP वीरेंद्र कुमार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? गांधी इन चंपारण, जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। और सेशन कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।